जो है मोस्ट कॉमनली इंडिया में होता है वो होता है कीड़ों का इन्फेक्शन। पेट में जो कीड़े हो जाते हैं तो ये मैनुअल प्लेटलेट देखने का जो मेन काम होता है वो एक पैथोलॉजिस्ट ही कर सकता है। कहीं पॉइंट में ब्लीडिंग हो रहा हो या पेट में या फिर अमाशय में या फिर पित्ताशय में, उन सब जगहों पर वो गांठ जो होता है वो कभी कैंसर भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है। एक होता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, एक होता है आपको B12 के कारण। इस चीज़ के लिए भी नहीं घबराना है कि मेरा तो गलत रिपोर्टिंग हो गया कि 1.5 से 4.5 लाख 5 लाख तक होने चाहिए। एनीमिया जो डिटेक्ट होता है वो RBC के थ्रू ही डिटेक्ट होता है, कितना हीमोग्लोबिन है हमारे अंदर उसके अनुसार। कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है वो मेनली बेसिक टेस्ट होता है। नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं डायनेमिक भारत न्यूज़। हम आज एक पैथोलॉजिस्ट लैब में पहुंचे हुए हैं। सासाराम में बहुत सारे पैथोलॉजिस्ट लैब हैं, लेकिन वहां पर जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनका क्या रोल है, किस तरीके के जो जांच होती है, ब्लड जांच हो या फिर कैंसर के जांच हो, ये सब आम लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरीके से जांच करानी चाहिए, कब सही वक्त होता है जांच कराने का। हम लोग घबरा जाते हैं। इन सभी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पैथोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर चांदनी अखौरी मैम। हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं तो और इन्हीं सब मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर चांदनी अखौरी है। मैंने MBBS MD इन पैथोलॉजी किया है। मैम, पहला सवाल होगा मेरा, पैथोलॉजिस्ट है क्या? पैथोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है? क्यों पैथोलॉजिस्ट आखिर ज़रूरी है यहाँ पर? जब एक क्लिनिशियन के पास एक मरीज आता है तो वो बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है, तो जांच के थ्रू उसको पता करना कि एक बीमारी कौन सी है और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करना का जो काम होता है वो पैथोलॉजिस्ट का होता है कि वो जांच सही करे ताकि जो भी फिजिशियन या फिर सर्जन हो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट जो है सही डायरेक्शन में कर सके। लाइक डेंगू के सीज़न में जब प्लेटलेट कम होते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं, सीधे यहाँ से बनारस भाग जाने का सोचते हैं या कुछ भी। तो हम लोगों को समझना है कि प्लेटलेट कम है, कितना कम है, अमाउंट कम है, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट चलता है। अगर प्लेटलेट 20,000 से कम है तो हमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत होती है, जो कि आज हमारे सासाराम में वो भी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। 50,000 से कम हो तो हमें उसे स्क्रीनिंग करते रहना है कि ज़्यादा घट तो नहीं रहा है, और 80,000 से कम हो तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस 2 से 3 दिन में प्लेटलेट को स्क्रीन करवाना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है, जैसे मशीन तो आजकल हमारे हर गली मोहल्ले लैब में है, लेकिन क्या करते हैं मशीन का एक वेवलेंथ होता है, वो क्या करते हैं कि प्लेटलेट का जो जैंट प्लेटलेट मतलब जो बड़े साइज़ के प्लेटलेट होते हैं या जो क्लम्प्स में होते हैं मतलब गुच्छे में होते हैं, उसका वेवलेंथ को नाप नहीं पाते हैं। तो जब डेंगू के समय में जब हम प्लेटलेट टेस्ट कराने जाते हैं तो मशीन उसके अकॉर्डिंग कम प्लेटलेट दे देता है और हम क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन अगर वही पैथोलॉजिस्ट वहाँ पे अगर रहते हैं तो उसका स्मीयर बना के देखते हैं कि ये असली में प्लेटलेट का काउंट है कितना, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट चलता है। तो ये मैनुअल प्लेटलेट देखने का जो मेन काम होता है वो एक पैथोलॉजिस्ट ही कर सकता है। दूसरा जो कि गांठ वाट होते हैं, हम लोग क्या करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट में जाते हैं, हाँ एंटीबायोटिक दे दिया ठीक हो गया गांठ। वो गांठ जो होता है वो कभी कैंसर भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है। तो वो क्या चीज़ है उसका मेन डायग्नोसिस बनाने का जो मेन काम होता है वो एक पैथोलॉजिस्ट का होता है। तो पैथोलॉजिस्ट का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मेरा अगला सवाल होगा मैम, कॉमन टेस्ट कौन कौन से हैं? जैसे कि हम लोगों ने सुना है कंप्लीट ब्लड टेस्ट, तो CBC जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, तो CBC आखिर है क्या? वो कराना कब ज़रूरी है उसका टेस्ट कराना, और क्यों ज़रूरी है वो? कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है वो मेनली बेसिक टेस्ट होता है। जब भी आप किसी को से ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, कुछ भी कंप्लेन करते हैं, इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, बुखार, कुछ भी, तो सबसे पहले CBC लिखा जाता है। CBC में आपको मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक RBC होता है जिसको हिंदी में लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, WBC होता है, और एक प्लेटलेट होता है। RBC का इम्पॉर्टेंट है कि वो बताता है कि आपके अंदर में हीमोग्लोबिन कम है। जैसे कि एनीमिया जो डिटेक्ट होता है वो RBC के थ्रू ही डिटेक्ट होता है, कितना हीमोग्लोबिन है हमारे अंदर उसके अनुसार। अब जो एनीमिया होते हैं वो भी तरह तरह के होते हैं। कुछ जो होते हैं वो जैसे कीड़े पेट में हो जाते हैं उसके कारण होते हैं, मोस्ट कॉमनली होते हैं जो वार्म इन्फेक्शन हम लोग कहते हैं। बस उसके लिए तो आपको कुछ नहीं करना, डीवार्मिंग का दवा खा लेना रहता है वीक में, 1 सप्ताह के बाद फिर से रिपीट करके। दूसरा होता है आपको कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के कारण, मतलब हम अच्छा डाइट नहीं ले रहे हैं, आयरन नहीं ले रहे हैं, चुकंदर नहीं खा रहे हैं, या फिर नॉन वेज वगैरह जो
मीट होती है वो नहीं खा रहे हैं, उस सब के कारण होता है। तो एक होता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, एक होता है आपको B12 के कारण। B12 जो होता है हमारे अंदर का न्यूट्रिएंट्स रहता है, उसके कारण भी हो सकता है, या फॉलिक एसिड के कारण हो सकता है। और एक जो होता है वो हेरिडिटरी के कारण हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, मतलब हमारे अंदर जो बन रहा है ब्लड वो बन ही नहीं पा रहा है, उसके कारण हीमोग्लोबिन कम रहता है। तो इस तरह से हम लोग RBC के थ्रू हम लोग जान सकते हैं और हीमोग्लोबिन को देखते हुए कि क्या चल रहा है बॉडी में। उसके बाद WBC पे आते हैं जो CBC का एक कंपोनेंट होता है। तो WBC में क्या हो सकता है कि WBC कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा कब होता है जब इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, उसमें हो जाता है। और एक और क्रोनिकली अगर WBC बढ़ रहा हो तो हमें सोचना चाहिए, मतलब उसका एक पैथोलॉजिस्ट जो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बना कर टेस्ट करता है और देखता है कि कहीं उसमें मतलब कैंसर के सेल तो नहीं आए हैं, वो काम होता है। तीसरा एक काम होता है प्लेटलेट कंपोनेंट होता है CBC का, उससे तो मैंने बता ही दिया कि उससे आप डेंगू के टेस्ट में जो बहुत घबराते हैं। कभी कभी बहुत लोगों का कंप्लेन रहता है कि मेरा तो प्लेटलेट 4 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख से ज़्यादा है। तो हो सकता है जब अंदर में कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी हो, बॉडी के अंदर में कहीं पॉइंट में ब्लीडिंग हो रहा हो, या पेट में या फिर अमाशय में या फिर पित्ताशय में, उन सब जगहों पर, तो क्या होता है उसके अकॉर्डिंग उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा प्लेटलेट प्रोड्यूस करती है। तो इस चीज़ के लिए भी नहीं घबराना है कि मेरा तो गलत रिपोर्टिंग हो गया कि मेरा तो 4 लाख प्लेटलेट आ गया, 5 लाख प्लेटलेट आ गया, उसमें भी वो गलत नहीं रहता है, वो हो सकता है उस चीज़ में भी। प्लेटलेट आखिर कितने होने चाहिए, कितने काउंट होने चाहिए बॉडी में? 1.5 से 4.5 लाख 5 लाख तक होने चाहिए, उतने होने चाहिए। अगर जो कम होता है तो डेंगू के केसेस में कम होते हैं, तो उसमें फिर हम लोग को देखना रहता है कि कितना कम है। अगर 20,000 से कम है तो फिर प्लेटलेट चढ़ाना है, 50,000 से कम है तो उसको स्क्रीन करते रहना है हर डे, और अगर 80,000 से कम है तो उसको 2 से 3 दिन में स्क्रीन करना है कि वो बढ़ के 1.5 लाख हुआ कि नहीं हुआ। ये सब प्रोटोकॉल है, इससे हम CBC के थ्रू ये सब हम लोग देख सकते हैं। अनीमिया के केस बहुत ज़्यादा देखने को आ रहा है, अनीमिया है क्या, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में पता कैसे चलेगा? पहले सबसे पहले तो जो CBC हम लोग करवाएं उसमें जो हीमोग्लोबिन कंपोनेंट होता है वो आपको बताता है कि आपको एनीमिया है कि नहीं। जैसे 10 से नीचे हुआ लेडीज़ लोग में, मेल लोग में 11 से नीचे हो जाता है हीमोग्लोबिन लेवल, तो हम लोग कहते हैं कि इनको एनीमिया है। अब इनको एनीमिया है तो एनीमिया के कारण क्या होता है, एक तो पुअर इनटेक, हम लोग अच्छे से खा पी नहीं रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि चुकंदर खाइए, डॉक्टर बोलते हैं अनार खाइए, ये सब नहीं ले रहे हैं। या फिर सबसे ज़्यादा कॉमन जो है, मोस्ट कॉमनली इंडिया में होता है, वो होता है कीड़ों का इन्फेक्शन। पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उसके कारण भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। अनीमिया के लिए ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि वो एनीमिया हुआ किस कारण से है। मतलब ये आयरन की डिफिशिएंसी के कारण है कि फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी के कारण है कि B12 जो हम लोग विटामिन B12 सुनते हैं उसकी कमी के कारण है, या फिर जेनेटिकली जो जेनेटिक्स में जो हम लोग का जो किसी को आप सुने होंगे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, उस सब केसों में भी मतलब जो होता है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अभी सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे केसेस निकल कर सामने आ रहे हैं, उसको कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? उसका कैंसर में भी 3 स्टेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो कैसे उसके बारे में पता चले हम लोगों को? सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए, ये तो जो कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर वो महिलाओं में मोस्ट कॉमन होता है। उसके लिए सरकार ने स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाया हुआ है कि हर 21 साल के बाद हर 3 साल पे आप एक पैप स्क्रीनिंग, मतलब पैप टेस्ट कराइए, जो हमारे यहाँ भी मैं भी करती हूँ। पैप स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है। जैसे पेशेंट अगर लेके आ रही है कि मुझे धात गिर रहा है या खुजली हो रहा है, तो हम लोग वो टेस्ट कराते हैं। उसके थ्रू हम लोग जो होता है क्या देखते हैं कि अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को अगर शुरू में ही रोक दिया जाए तो इन्फेक्शन जो होता है क्रोनिकली, मतलब धीरे धीरे करके सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज कर देते हैं, और वही क्या होते हैं धीरे धीरे कैंसर में चेंज हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने पैप स्क्रीन, लेकिन हम लोग को क्या है इधर में कि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए लोग मेनली कराते नहीं हैं। मेनली जब भी धात का प्रॉब्लम होता है तो सोचते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है, सीधे क्या करते हैं कि जिसको हिंदी में बचदानी कहते हैं उसे कटवा देते हैं या फिर,
लेकिन नहीं, वो एंटीबायोटिक से भी ठीक हो सकता है। अगर आप प्रॉपर पैप स्क्रीनिंग करा के पहले आप डायग्नोसिस बनवाइए कि हो किस कारण से रहा है। अगर उसमें कैंसर सेल नहीं मिलते हैं, सिर्फ इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, तो आप अपना एंटीबायोटिक खा के भी बिना किसी सर्जरी के ठीक हो सकते हैं। और इसी प्रोग्राम के थ्रू क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग प्रोग्राम अगर सारी लेडीज़ करवा रही हैं तो शुरू में ही करके हम लोग रोक देंगे तो क्या होगा, वो कैंसर में चेंज नहीं होगा। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, कैंसर को रोक सकते हैं। अच्छा, और कौन कौन से टाइप्स होते हैं कैंसर के, खास करके महिलाओं की अगर बात करें तो? महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता है। जैसे महिलाएं अगर गांठ लेके आ रही हों या फिर उनके जो ब्रेस्ट का हो कलर जो हो वो ऑरेंज कलर का हो जाए, तो महिलाओं को ज़रूर से टेस्ट कराना चाहिए। इसके लिए मेन डेफिनेटिव टेस्ट सबसे पहले हम लोग मैमोग्राफी करवाते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड USG ब्रेस्ट का कराते हैं। उससे कुछ आइडिया लगता है और डेफिनेट मतलब एकदम फाइनल डायग्नोसिस के लिए हम लोग किसी पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। उसके लिए डरना नहीं चाहिए। जैसे कैंसर का नाम सुनते ही हम लोग डर जाते हैं, लेकिन कैंसर भी स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर आपको उस मतलब एक ही एरिया पे हो तो उसे क्या करते हैं, रिसेक्ट करके कटवा के उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन यही है कि FNAC अगर जल्दी से जल्दी करा लें और वो डिटेक्ट हो जाए, फैलने से बच जाए, तो क्या हो सकता है, उसका हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। नॉर्मल घाव की तरह वो ट्रीट हो सकता है या गांठ की तरह ट्रीट हो सकता है। लेकिन वही हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस गांठ जो ब्रेस्ट में गांठ होता है उसे रहने देते हैं और उसे लॉन्ग टर्म खींचते रहते हैं, उसे टेस्ट नहीं कराते हैं, तो उससे क्या होता है, वो स्प्रेड कर जाता है इधर। तो फिर लास्ट में जो स्प्रेड कर जाता है उसमें आपका ट्रीटमेंट मुश्किल होता है। अदरवाइज आजकल तो कैंसर का ट्रीटमेंट उतना में कोई दिक्कत नहीं होती। अभी आपने सुना चांदनी मैम को, जिन्होंने पैथोलॉजिस्ट के बारे में बताया। ये खुद एक पैथोलॉजिस्ट है। इन्होंने बताया कि पैथोलॉजिस्ट की क्या आवश्यकता है। कैंसर्स को लेकर के हमने बात की, एनीमिया को लेकर के बात किया, कंप्लीट ब्लड काउंट को लेकर के हमने बात किया। बहुत सारी बातें हुई हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखकर अगर आपको भी कुछ जानकारी मिली हो तो कमेंट बॉक्स में, या फिर कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।